हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड हमारा चल रहा है अकाउंटिंग क्वेश्चन। यूनिट थर्ड में हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। चलिए, सबसे पहले हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहला आपका ट्रांजैक्शन वही है हर क्वेश्चन का, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज, छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन इसमें ज़्यादा है। 1,20,000, 1,20,000 क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका कैश आएगा प्लस कैश कर देंगे 1 लाख। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं, प्लस 1,20,000 कैश आया। आउटसाइड लायबिलिटी फिलहाल कुछ भी नहीं है, 0, और कैपिटल 1,20,000। ठीक है, इसके बाद है रेंट रिसीव्ड। न्यू इक्वेशन, 1,20,000 कैश, आउटसाइड लायबिलिटी फिलहाल 0, और 1,20,000 रुपया कैपिटल। इसके बाद रेंट रिसीव हुआ है, कितना है, 10,000 का रेंट रिसीव्ड हुआ है। सेकंड ट्रांजैक्शन, रेंट रिसीव्ड रुपीज़ 10,000। देखिए, रेंट रिसीव हुआ है और रेंट पेड। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 25 में, जब रेंट रिसीव करते हैं तो वो आपका इनकम होता है, और इनकम से कैश बढ़ेगा, क्योंकि रेंट लेंगे तो कैश ही लेंगे ना, तो कैश बढ़ेगा, और अगर वो इनकम है तो इनकम से प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा। इसलिए रेंट रिसीव्ड अगर कर रहे हैं तो इनकम से आपका कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। दूसरी ओर अगर ये रहता रेंट पेड तो वो होता आपका एक्सपेंस, और एक्सपेंस होता तो हम कैश देते, यानी बिजनेस कैश देता, पेड करता, तो कैश घटता, और एक्सपेंस से प्रॉफिट भी कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड होता है ना, तो प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी आपका कम होगा। यानी रेंट रिसीव से कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, रेंट पेड से कैश घटेगा और कैपिटल आपका घटेगा। ठीक है, रेंट क्या बोला मैंने, रेंट पेड करेंगे अगर,
तो दोनों घटेगा, कैश और कैपिटल। रिसीव करेंगे तो बढ़ेगा कैश और कैपिटल, ये होगा। तो इसमें हम 10,000 रुपीज़ प्लस कर देंगे, कैश बढ़ा, क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा। न्यू इक्वेशन, नया समीकरण बिजनेस का क्या है, नया न्यू इक्वेशन, कैश बिजनेस का है 1,30,000, आउटसाइड लायबिलिटी 0 और कैपिटल 1,30,000। ये हो गया आपका। ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन्वेस्टेड इन शेयर, शेयर में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड इन शेयर रुपीज़ 50,000, 50,000 रुपये। आपने क्या किया है, 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया है शेयर में। शेयर में इन्वेस्ट किया हो, डिबेंचर में इन्वेस्ट किया हो, यानी कहीं भी अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एसेट होता है, और एसेट बढ़ेगा और दूसरी तरफ क्या कम होगा, तो कैश आपका कम होगा। देखिए इन्वेस्टमेंट ये है आपका बिजनेस, और मान लो कि आप कोई किसी कंपनी का आपने शेयर खरीदा, ठीक है, कंपनी अपने फंड का रिक्वायरमेंट शेयर इशू करके, अदर आपका प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर तो हर कंपनी इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है कंपनी, और डिबेंचर इशू करके अपने फंड का रिक्वायरमेंट पूरा करती है। तो कंपनी इशू करती है, आपने क्या किया, आपने कंपनी का शेयर खरीदा, तो कितने का खरीदा शेयर, ठीक है, कंपनी का शेयर आपने खरीदा, ऐसा लिखते हैं शेयर, तो इसका मतलब आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया ताकि बदले में कुछ कमाई हो सके आपके बिजनेस को। तो आपने जो शेयर में इन्वेस्ट किया, ये शेयर में हमने क्या बोला, शेयर में इन्वेस्ट किया, तो जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी इन्वेस्टमेंट जो है किसमें, शेयर में, वो क्या कहलाता है, एसेट है। क्यों एसेट है, क्योंकि आपने शेयर में इन्वेस्ट किया पैसा, बदले में आपको कुछ कमाई होगा, डिविडेंड मिलेगा आपको, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, और आपने शेयर में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है, बदले में रिटर्न में आपको डिविडेंड मिलेगा, है ना, अपने फ़ायदे के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। अच्छा, हो सकता है कि आपका बिजनेस जो है किसी दूसरे कंपनी में का डिबेंचर खरीद ले, तो डिबेंचर आपने क्यों खरीदा है, यानी आपने इस कंपनी को लोन दिया है, क्यों, क्योंकि आपको एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। तो आपने शेयर खरीदा है या डिबेंचर खरीदा है, आपने किया है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कहीं भी करो, शेयर में करो, डिबेंचर में करो, वो आपका एसेट होता है। तो यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टेड इन शेयर, इन्वेस्टेड इन शेयर, यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपने कहीं भी किया हो, शेयर में किया है आपने, तो शेयर में इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, इसीलिए यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। एसेट में क्या एसेट है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लस कर देंगे, ठीक है। और क्या चीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो आप ब्रैकेट में इधर लिख देना शेयर, ताकि पता चले कि किस चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इन्वेस्ट किया है, प्लस कर देंगे 50,000 रुपीज़ आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए, ये जो इन्वेस्टमेंट है आपके बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। तो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट लिख दिया, कहाँ इन्वेस्ट किया है, ब्रैकेट में लिख देना शेयर। 50,000 प्लस एसेट बढ़ गया 50,000 से। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जब किया होगा तो बिजनेस से क्या आपने दिया होगा कंपनी को, 50,000 रुपीज़ दिया होगा, तो आपके बिजनेस से दूसरे बिजनेस में 50,000 रुपये गया, अगर गया तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 50,000, बस। तो ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ा और इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या दिया होगा, इन्वेस्टमेंट तौर पर आपने कैश ही दिया होगा, और क्या देगा आपने, तो कैश माइनस इन्वेस्टमेंट यानी शेयर प्लस इन्वेस्टमेंट इन शेयर प्लस, ये कर दीजिएगा। इस ट्रांजैक्शन का और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई कैपिटल पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0।
न्यू इक्वेशन क्या कहता है, कैश हो गया अब 80,000, इन्वेस्टमेंट है 50,000, तो 50,000 1,30,000, और उधर भी देखिए आउटसाइड लायबिलिटी 0 है और कैपिटल कितना है 1,30,000। इक्वेशन मैच हो रहा है। फोर्थ नंबर ट्रांजैक्शन क्या कहता है, देखिए बोलता है रिसीव डिविडेंड 5,000 रुपीज़। अभी मैंने आपको बताया ना कि आपने शेयर में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि बदले में आपको लाभांश मिल सके। कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा, शेयर से आ गया तो समझाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है आपका कंपनी, आपने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपये। कंपनी ने इस फंड को जो कलेक्शन हुआ है, जितना भी शेयर इशू करके जितना भी फंड का कलेक्शन हुआ है, ये कंपनी क्या करेगी, कंपनी कहीं और इसको इन्वेस्ट करेगी। कंपनी कहीं और इन्वेस्ट करेगी और बदले में क्या कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी। और इस प्रॉफिट का, मान लो कि इतना प्रॉफिट कमाई, इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा, मान लो आपने जितना शेयर खरीदा होगा, इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको देगी। इसीलिए तो कंपनी के, देखिए कंपनी में आपने शेयर लगाया है, शेयर में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपने शेयर खरीदा है, तो कंपनी के पास ये पैसा पहुंचा, कंपनी इस पैसे को लगा करके प्रॉफिट कमाएगी और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको देगी। इस कुछ हिस्से को ही बोलते हैं हम डिविडेंड। डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभांश। ये पूरा लाभ है, उसका एक अंश, उसका एक हिस्सा कंपनी आपको देगी। अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट क्यों किया था शेयर में? आपने इन्वेस्टमेंट क्यों किया था शेयर में? क्योंकि आपको यही डिविडेंड का, एक तरह से बोलिए रिटर्न का, डिविडेंड का एक तरीके से आपको ये था कि हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी से प्रॉफिट कमाएगी और जो प्रॉफिट कमाएगी उसका थोड़ा हिस्सा यानी डिविडेंड यानी लाभांश, लाभ का अंश आपको देगी। इसीलिए तो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था ना। तो ये 50,000 रुपया एसेट था, प्लस कर देंगे, और कैश गया था तो माइनस कर दिए, प्लस और माइनस, ये बात समझ में। अब कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड दिया है। डिविडेंड यानी लाभ का अंश दिया है। कितना दिया है? 5,000 रुपये। ये कितना है? 5,000 रुपीज़ डिविडेंड है जो कि आपको मिला है बिजनेस को। अब ये डिविडेंड जो मिला है वो कंपनी के लिए क्या है, इनकम है। और अगर इनकम मैंने बोला तो इससे बढ़ेगा कैश और इससे बढ़ेगा आपका कैपिटल। बोलिए हाँ या ना। कोई भी इनकम से कैश बढ़ता है क्या, क्योंकि इनकम हुआ है ना, तो कैश में ही आया है इनकम, तो कैश बढ़ेगा। और अगर कैश बढ़ा है इनकम से, और इनकम से क्या होगा, कैश तो बढ़ेगा ही, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट अल्टीमेटली जाकर के कैपिटल में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। और प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट से जो है वो कैपिटल बढ़ता है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा। तो देखिए इनकम कंपनी के लिए कितना हुआ, डिविडेंड के तौर पे 5,000 रुपये कंपनी में आया, यानी आपके बिजनेस में आया, तो 5,000 रुपये प्लस करेंगे, पहले ये समझो। अच्छा, इससे आया तो इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा 5,000 से, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं होगा। तो देखो इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट एसेट हुआ 50,000 रुपये, कैश गया बिजनेस से, कैश माइनस। अब डिविडेंड आया तो कैश प्लस हुआ, और वो चूंकि डिविडेंड इनकम है इसलिए कैपिटल प्लस हुआ। ठीक है, ये बताओ, इसको हटा रहे हैं। क्या था आपका, डिविडेंड रिसीव ना, या रिसीव डिविडेंड। ₹5,000। इस ट्रांजैक्शन का यानी डिविडेंड रिसीव का जो ट्रांजैक्शन है उससे आपका इन्वेस्टमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एसेट एज इट इज़ आपका है, बल्कि 5,000 का कमाई हो गया। तो इससे कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा, इन्वेस्टमेंट कोई असर नहीं होगा, प्लस कर देंगे। और कैपिटल जो है 1,35,000 हो गया, 1,35,000 रुपीज़। और इधर भी देखोगे तो 85 और 50, 1,35,000 रुपीज़। न्यू इक्वेशन प्लस 85 और प्लस 50,
35 और उधर भी 35। ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या कहता है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में यहाँ पर गुड्स परचेज किया गया है, कितने का है? 35,000 रुपीज़ का यहाँ पे गुड्स परचेज किया गया है रागिनी से। रागिनी से परचेज करे, उससे हमको किसी से भी परचेज करे, उससे हमको क्या मतलब है? यहाँ पे लिखते हैं परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 35,000। 35,000 है ना, रागिनी से लिख देते हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। रुपीज़ 35,000 उधार में सामान खरीदा गया है रागिनी से। ये बिजनेस है और ये है रागिनी। बिजनेस में गुड्स आया तो क्या प्लस होगा? स्टॉक प्लस होगा, है ना, स्टॉक प्लस होगा। तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे स्टॉक प्लस कितने का? 35,000। अगर कैश में परचेस किया गया होता तो बिजनेस से कैश जाता और कैश माइनस करते, लेकिन अब जो परचेस किया गया है वो कैश में नहीं परचेस किया गया है, तो बिजनेस को नियर फ्यूचर में रागिनी को पैसा देना होगा। तो ये रागिनी जो है वो लेनदार है, यानी रागिनी कौन है? क्रेडिटर है। कौन है रागिनी? क्रेडिटर। तो हम रागिनी नहीं लिखेंगे, रागिनी से हमको क्या पता चलेगा कौन है? हम लिखेंगे यहाँ पर लायबिलिटी। एक आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है बिजनेस के ऊपर, और वो क्या है आपका? क्रेडिटर। तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 35,000 क्रेडिटर्स में, यानी बिजनेस का में स्टॉक बढ़ा प्लस और क्या बढ़ा? तो क्रेडिटर बढ़ गया, आउटसाइड लायबिलिटी बढ़ गया प्लस। तो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी देखिएगा 35,000 एंड राइट हैंड साइड भी आपका 35,000। आपका जो इक्वेशन है वो मैच कर जाएगा, टैली कर जाएगा। चलिए इसको हटा रहे हैं। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा कैश पे इस ट्रांजेक्शन का, क्योंकि कैश तो गया ही नहीं। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा आपका इन्वेस्टमेंट पे, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा आपका कैपिटल पे। न्यू इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस शीट भी आप सोचते जाना कि बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, वो भी आप इमेजिन करते जाना। हालांकि फाइनल इक्वेशंस आप बैलेंस शीट बनाना, अभी अब बनाने के बीच में ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सोचते जाना कि बैलेंस शीट में क्या क्या चेंज आएगा, इससे क्या क्या बदलाव होगा इन सारे ट्रांजेक्शन से। तो देखिए अब न्यू इक्वेशन बैलेंस शीट में अगर कैश का पोजीशन क्या हो जाएगा? 85,000। इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका एसेट साइड में? 50,000। एसेट साइड में स्टॉक कितना होगा? 35,000। क्रेडिटर प्लस कितना हो जाएगा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर अब लिखोगे 35,000 और आप कैपिटल लिखोगे 1,35,000। तो 1,70,000 इधर भी, 1,70,000 इधर भी। देख लो इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अच्छा, यहाँ पर जो बिज़नेस का ऑनर है उसने क्या किया है? अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए, है ना, क्या किया है? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पेड कैश पर। तो बिज़नेस से निकाल लिया है, कितना है अमाउंट देख लेते हैं, 7,000 रुपये, है ना। 7,000 रुपये बिज़नेस से निकाला और क्या किया? तो अपने घरेलू खर्च के लिए उसने इस्तेमाल किया ऑनर ने, है ना। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस रुपीज़ 7,000।
तो देखिए, जब ऑनर पैसा लगाता है बिजनेस में तो कैश, अगर कैश ही की बात कर रहा है ना, यहाँ पर पेड कैश, कैश की ही बात कर रहा है, तो अगर पैसा लगाता है तो कैश प्लस और कैपिटल प्लस, और जब खुद के ही पैसे को क्या करता है वो निकालता है बिजनेस से, तो कैश प्लस होता है। अब क्या होगा, कैश माइनस होगा। ठीक है, कैश प्लस जब लगाया था तो, जब निकाला तो कैश माइनस, जब लगाया था तो कैपिटल प्लस, और जब निकाल लिया तो कैपिटल माइनस। यही असर होगा ना बस, और इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई असर नहीं होगा, बस कैश घटेगा और कैपिटल घटेगा। तो ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा, ज़ीरो रहेगा, मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा इस ट्रांजेक्शन का स्टॉक पे और क्रेडिटर्स पे, कोई असर नहीं रहेगा। न्यू क्वेश्चन, प्लस कैश कितना रह गया आप, 78,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, 35,000 रुपये, स्टॉक 35,000, क्रेडिटर्स, और ये हो गया 1,28,000 रुपये आपका हो गया कैपिटल। आप देख लो टैली होता है या नहीं, आप मैच करवाते जाना। 7th नंबर आपका ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है आपका, 12,600 रुपये का सामान आपने बेच दिया 18,000 रुपये में। नहीं नहीं, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का है। 26 का हो गया आपका, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। 10,000 सामान का जो दाम है और आपने इसको बेचा कितने में है, 14,000 रुपये में आपने बेच दिया है। हाँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 18,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 18,000 कॉस्टिंग, नहीं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 और लिखा है बाहर में 14,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ब्रैकेट में लिखा है कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 और बेचा कितना में है, 14,000 रुपीज़ में, 14,000 रुपये में बेच गया। 10,000 का सामान 14,000 रुपये में बेचा गया। क्या फ़र्क पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ये बिजनेस है, बिजनेस से कितने का सामान निकला, कॉस्टिंग कितने का सामान जो है वो निकला, तो बिजनेस से जो सामान निकला है वो है 10,000 ना, कॉस्टिंग बोल रहा है 10,000, 10,000 की कॉस्ट का सामान निकला है। ये जो स्टॉक 35,000 दिख रहा है ये एट कॉस्ट है, मतलब ये भी कॉस्ट प्राइस का है, जिसमें से कितना सामान बिजनेस से निकला, बिजनेस में है कितना अभी 35,000, बिजनेस में कितना है 35,000, और 10,000 का सामान निकल गया तो कितने का बचा 25,000 रुपीज़, यानी हम कितने के कॉस्ट का सामान निकल गया 10,000, तो माइनस कर देंगे 10,000, बचा कितना 25,000। ठीक है, अच्छा कैश में आपने बेचा है, ठीक है, कितना में बेचा है, कैश में बेचा है, तो जिसको भी आपने बेचा होगा वो इसको कितना में बेचा, 14,000 रुपये में बेचा। ठीक है, कैसे बेचा, तो 10,000 रुपये और 4,000 रुपया प्रॉफिट, तो बेचा कितना में 14,000 रुपये में आपने बेचा। ये बंदा जो है वो बिजनेस को कितना पैसे देगा, 14,000 रुपये देगा, है ना, 10 का 14 में बेचा तो 4,000 का प्रॉफिट है, तो इसको बेचा कितना में 14 में, तो ये बंदा कितना देगा बिजनेस को 14,000 रुपये देगा क्योंकि कैश में बेचा है, तो 14,000 रुपीज़ कैश में, देखिए यहाँ पे कैश में प्लस कर देंगे क्योंकि बिजनेस के पास कैश आया है। और बिजनेस को प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 का 14 में बेचा तो 4 का प्रॉफिट, प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट क्या करेगा कैपिटल को बढ़ा देगा, कितना है प्रॉफिट 4,000 रुपये, तो कैपिटल में हमने ऐड कर दिया 4,000 रुपये। इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे यही इफेक्ट पड़ेगा, कैश बढ़ेगा, स्टॉक घटेगा, कैपिटल बढ़ेगा। देख लीजिए, कैश आया 14,000 रुपये,
स्टॉक घटा 10,000 रुपये और 4,000 रुपये ऐड 4,000 रुपये कैपिटल में ऐड कर दिया। बाकी इस ट्रांजेक्शन का और किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ज़ीरो कर दीजिएगा। न्यू इक्वेशन, ₹92,000 आपका कैश हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है 50,000, स्टॉक 25,000, क्रेडिटर 35,000 रुपीज़ और प्लस ये हो जाएगा आपका 1,32,000 ना, 1,32,000 का आपका कैपिटल हो गया। देख लो, क्लियर हुआ इतना बात। चलिए, न्यू इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ प्लस होगा। इसके बाद 8 नंबर ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू रागिनी, रागिनी को 35,000 रुपये यहाँ पर पेड कर दिया गया है। चलिए, ठीक बात है। रागिनी को कितना, 35,000 रुपये यहाँ पे। रागिनी कौन, तो बिजनेस की क्रेडिटर्स है रागिनी, है ना। जो क्रेडिटर है उसको कितना पे किया गया, पूरा का पूरा पैसा पेड कर दिया गया, 35,000 रुपीज़। तो कैश पेड कर रहे हैं तो कैश माइनस हो जाएगा 35,000 रुपीज़। और रागिनी कौन, क्रेडिटर, तो इसको पे कर दिए, तो अब कितना पे किए, 35,000 रुपीज़। तो क्रेडिटर मेरा जीरो हो गया, पैसा हमने रागिनी को दे दिया, वो पैसा जो है 35,000 रुपीज़ मैंने रागिनी को दिया, तो रागिनी का कितना था अमाउंट देना, 35, और मैंने कैश दे दिया 35 इसको, तो क्रेडिटर मेरा जीरो हो जाएगा ना, पूरा का पूरा कैसा पेड कर दिया, तो अब मेरा 1 रुपये का भी क्रेडिटर नहीं बचा। और कैश पेड किया है तो कैश माइनस कर देंगे 35,000 रुपीज़। ये असर पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारा ज़ीरो कर दीजिए। ₹57,000 जो है आपका वो हो गया कैश। ₹50,000 का इन्वेस्टमेंट, ₹25,000 का स्टॉक, क्रेडिटर जीरो, और ये हो गया 1,32,000। इधर भी 1,32,000, ये हो गया न्यू इक्वेशन। लास्ट ट्रांजेक्शन होना चाहिए मे बी, डिपॉजिट इनटू बैंक 20,000, बैंक में डिपॉजिट किया गया है 20,000 रुपीज़। ₹20,000 कुछ नहीं है। बिजनेस का पैसा जो है अभी कितना है, 57,000 रुपीज़। बिजनेस का पैसा बिजनेस से निकाल करके बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया 20,000 रुपये, ठीक है। तो देखिए, बिजनेस से कैश तो निकल गया, कैश निकला कितना, 20,000, तो कैश माइनस कर दो 20,000। अच्छा, एक एसेट कम हो गया, कैश कम हो गया, लेकिन एक एसेट आपका बढ़ भी गया। क्या बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया बिजनेस का। और अगर बैंक बैलेंस बढ़ गया तो यहाँ लिखो बैंक अकाउंट, सिंपल। और देखिए, कैश घटा और बैंक बैलेंस बढ़ा, जितने से घटा उतना ही से बैंक बैलेंस बढ़ भी गया। तो 20,000 से कैश बैलेंस घटेगा, क्योंकि डिपॉजिट इनटू बैंक,
बैंक में डिपॉजिट किया, तो बिजनेस का पैसा बिजनेस से निकाल के बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया। सिंपल। आप अपना मान लो कि आपके पॉकेट में 10,000 रुपया है, जिसमें से 2,000 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आपके पास कैश कितना है, मान लो 10,000 रुपये। तो 10 में से 2 निकालिएगा तो 2,000 रुपये कैश माइनस कर दीजिएगा, और बैंक बैलेंस कितने से बढ़ा, तो प्लस बैंक बैलेंस, बैंक प्लस कर दीजिएगा 2,000 से। यही हुआ ना, और तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बहुत सिंपल बात है। कैश बिजनेस से निकला तो कैश कम, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक बैलेंस प्लस 20,000, यही तो हुआ। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, बस कैश माइनस बैंक बैलेंस यानी बैंक प्लस, इतना ही होगा, बाकी सारा आपका जीरो रहेगा। फाइनल इक्वेशन लिखते हैं अब, क्योंकि इसके आगे कोई इक्वेशन नहीं है इसलिए इसको हम लिखते हैं फाइनल इक्वेशन। इसी से आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना। तो ये हो गया आपका 37,000 रुपीज़ घट गया। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ 50,000 रहेगा, 25,000 का स्टॉक रहेगा, 20,000 का बैंक बैलेंस हो गया आपका। आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर 0 रहेगा, और ये होगा 1,32,000। तो 1,32,000 रुपीज़ कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड भी है, और 1,32,000 रुपीज़ आपका एसेट साइड भी टोटल आप प्लस कर दोगे तो भी आ जाएगा आपका। प्लस करते हैं हम 37,000 रुपीज़ आपका कैश है, इसमें प्लस कर देंगे हम 50,000 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 87,000 रुपीज़। 25,000 रुपये हम ऐड कर देंगे आपका स्टॉक का, हो जाएगा 1,12,000, 1,12,000 रुपीज़, और 20,000 रुपये ऐड कर देंगे आपका बैंक बैलेंस, तो 1,32,000 टोटल हो गया आपका। और यहाँ भी 1,32,000 इधर भी हो गया। तो आपका जो है अकाउंटिंग इक्वेशन जो था वो टैली कर गया, मैच कर गया। बैलेंस शीट भी आप इस तरह से प्रिपेयर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर लेना। कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, तो सबसे पहले लिखना आप कैश, ये कैश क्या है, कैश इन हैंड है। और फिर बैंक लिखना, स्टॉक लिखना। सबसे पहले लिक्विडिटी के हिसाब से लिखना, जो ज़्यादा लिक्विड है, जो हाई लिक्विड एसेट है उसको पहले लिखना। तो आप लिखना कैश, फिर लिखना बैंक, फिर लिखना स्टॉक, और फिर लिखना इन्वेस्टमेंट। ये इस तरीके से लिख करके सारा अमाउंट ये डाल देना एसेट साइड में। और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड में कोई लायबिलिटी तो है नहीं, तो आप कैपिटल लिखना 1,32,000 रुपया, ठीक है ना। 1,32,000 रुपीज़ कैपिटल लिख देना बस, और टैली कर देना दोनों साइड, हो जाएगा बराबर करके लिख देना। बैलेंस शीट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 27 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट ज़रूर बनाना। बैलेंस शीट बनाओगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तब फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा बैलेंस शीट बनाना। अभी तो आप मोटा मोटी जैसा दिख रहा है वैसा बना लो, इसमें आपको कोई भी दिमाग लड़ाना नहीं पड़ रहा है बैलेंस शीट बनाने में। कब दिमाग लड़ाना पड़ेगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो प्रैक्टिस आप अभी से कर लेना। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।